नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश विदेश से जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत और आज एक बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कोरोना की वैक्सीन। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोरोना की वैक्सीन लेंगे। हम जानते हैं कि लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी हिचकिचाहट के मामले सामने आ रहे हैं, वो वैक्सीन लेने से पीछे हट रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता भी जाहिर की थी और कहा था उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे आना चाहिए। और यही बात लगातार की जा रही थी कि क्या प्रभावशाली लोगों को अब आगे आना चाहिए। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा और उसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो भी होंगे। खुद मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे चरण में सभी मंत्री, विधायक, सांसद जो 50 के ऊपर हैं वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। अपने शो में हमने कल इसी मुद्दे को उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे चेहरों को अब आगे आना चाहिए ताकि वैक्सीन की हिचकिचाहट दूर हो, और आज ही ये खबर आ गई। अब हम रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का। कोविड के आंकड़े जैसे जैसे घट रहे हैं इस महामारी पर देश में कई अहम शोध भी सामने आ रहे हैं। किस ब्लड ग्रुप पर कोरोना का कम असर दिखा, किस पर ज्यादा, यहां तक कि ये भी कि धूम्रपान करने वालों पर और शाकाहारी खाना खाने वालों में संक्रमण ज्यादा देखा गया या कम। ये दिलचस्प स्टडी देश की बड़ी रिसर्च संस्था CSIR ने अपने ही एक संस्थान IGIB के साथ की है। दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलने के तरीके, प्रभाव और इसके असर पर दुनिया भर में शोध जारी है। भारत में भी दिलचस्प स्टडी सामने आई है। ये है भारत सरकार की द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR IGIB की स्टडी रिपोर्ट। CSIR ने अपने 40 लैब के 10,427 कर्मचारियों पर सीरो सर्वे किया, जिनमें से 1,058 यानी कि 10% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी मिली, यानी इनके बिना पता चले ये संक्रमित हुए और इनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई। इनमें से 346 लोगों में 3 महीने तक एंटीबॉडी ज्यादा और स्थिर दिखी। वहीं 35 व्यक्तियों की 6 महीने में दोबारा नमूने लिए जाने पर एंटीबॉडी के स्तर में 3 महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट दिखी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि B और AB रक्त समूह वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। पूरे देश में फैले हुए हमारे सेंटर्स में 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करके हमने पाया कि लगभग 10% लोगों में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सितंबर में 10 करोड़, आज शायद 20 या 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज होंगी। और हमारे टेस्ट्स में हमने 3 महीने और 6 महीने पे देखा कि एंटीबॉडीज स्टेबल हैं। और अब आप जानते ही हैं कि सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाती जा रही है, तो धीरे धीरे इतने लोग हमारे समाज में इकट्ठे हो जाएंगे जिनको कोरोना से इन्फेक्शन होना मुश्किल है। हमने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जैसे कि A और O, ऐसे लोगों में हमने एंटीबॉडीज कम पाई। एंटीबॉडीज न पाने का मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक की इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हुआ लेकिन एंटीबॉडीज नहीं बनी, और तीसरा कि एंटीबॉडीज बनी लेकिन चली गई। स्टडी में शाकाहारी होने के साथ साथ धूम्रपान करने वाले लोगों में संक्रमण कम दिखा, पर वैज्ञानिक इसके अलग कारण बताते हैं, जैसे धूम्रपान के कारण एंटीबॉडी जल्द खत्म हो जाना या एंटीबॉडी नहीं बन पाना, फ्रंट लाइन ड्यूटी वाले लोगों में ज्यादा प्रभाव जैसी बातें स्टडी में हाईलाइट हुई हैं। हमने देखा कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो लोग फ्रंट एंड ऑक्यूपेशन पे हैं, सिक्योरिटी में, उनमें एंटीबॉडी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हमने ये भी पाया कि जो लोग शाकाहारी हैं या धूम्रपान कर रहे हैं उनमें एंटीबॉडीज कम मिली। इसका मतलब क्या है ये तो सिर्फ शोध ही बता पाएगा। धूम्रपान से कोविड रिकवरी में बाधाएं आई हैं। एक्सपर्ट्स ये याद दिलाते हुए सीरो सर्वे के इस बिंदु को तथ्यहीन बताते हैं। इसका निष्कर्ष करना कि स्मोकर्स में और वेजिटेरियंस में सीरो सर्वे के आधार पर कि इनमें इन्फेक्शन कम होता है, शायद पूरी तरह से हमको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। स्मोकिंग से लंग खराब होते हैं और खासकर कोविड-19 सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्रॉब्लम्स लंग्स में। तो जो पेशेंट जिनको स्मोकर होते हैं, और हमने खुद देखा है हमारे कुछ कलीग्स भी जो स्मोकर थे जिनको कोविड हुआ, उनकी रिकवरी बहुत लेट हुई। इस तरह की रिसर्च विदेशों में पहले ही हो चुकी है, लेकिन भारत की स्टडी पर नई सिरे से चर्चा जारी है। ऐसे और भी कई शोध हो रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शांतनु सेनगुप्ता हैं, आईजीआईबी के सीनियर साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, चीफ कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शांतनु, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि ये जो स्टडी सामने आई है आप लोगों की आईजीआईबी की, जिसमें CSIR भी की संस्था है आप, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात और हैरान करने वाली बात ये निकल कर आई है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कोरोना फैलने का खतरा कम है, जबकि हम ये जानते हैं कि कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, और स्मोकिंग से सबसे ज्यादा जो है वो फेफड़े ही प्रभावित होते हैं, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ऐसे में ये जो स्टडी आई है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। तो ये जो हम स्टडी किए हैं इसमें 3 सबसे बड़ा निष्कर्ष आया है। पहला निष्कर्ष ये है जो कि फ्यूचर में पॉलिसी डिसीजन में काम आ सकता है, वो है कि जहां पे हम लोग जिस जगह पे हम लोग देखे हैं कि 10% से ज्यादा सेरो पॉजिटिविटी हो गया है, वहां पे 15 दिन या 1 महीना बाद कोविड का केस टेस्ट पॉजिटिविटी रेट घट गया था। इसका मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं, सेरो पॉजिटिविटी एक सर्वेलेंस के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जहां सेरो पॉजिटिविटी कम है वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा केस होगा। ये तो पहली निष्कर्ष थी। दूसरी निष्कर्ष जो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का रिपोर्ट में भी आप देखे हैं कि हम लोग पाए हैं कि 6 महीने तक ये एंटीबॉडी स्टेबल रहता है। इसका ये एक अच्छा खबर है, क्योंकि हमको पहले ये था कि अगर कोरोना हो भी गया तो कितना दिन हम बच सकते हैं। तो हमारे स्टडी से ये आ रहा है कि एंटीबॉडी 6 महीने तक शरीर में रहता है, एटलीस्ट 6 महीने तक शरीर में रहते हैं, और हम इनको अभी फिर फॉलो अप करेंगे 9 महीना 1 साल में क्या होता है। सो ये वैक्सीन स्ट्रेटेजी में भी काम में आएगा, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद भी एंटीबॉडी ही टेस्ट किया जाता है। तो कितना एंटीबॉडी रहता है नेचुरल इन्फेक्शन में और वैक्सीन देने में, इसका एक तुलना हम बाद में कर सकते हैं। और तीसरी जो आप यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही है वो है एसोसिएशन स्टडी। हम लोग क्योंकि हम लोग सब इंडिविजुअल से फॉर्म भराए थे, उनसे पूछे थे, कुछ सवाल किए थे, उनके जवाब में हमको जो मिला वो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यातायात करते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस वगैरह, उनका सेरो पॉजिटिविटी ज्यादा है। उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है, इनमें सेरो पॉजिटिविटी ज्यादा है। और ओ ब्लड ग्रुप में हम देखे हैं सेरो पॉजिटिविटी कम है, और बी और AB में ज्यादा है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो प्रोटेक्टिव है, ये दुनिया भर के बहुत सारे स्टडी निकले हैं जो सभी लोग बोल रहे हैं वो प्रोटेक्टिव है, ओ ब्लड ग्रुप प्रोटेक्टिव है। हमको भी पूरा देश में ये शोध करके मिला है कि वो प्रोटेक्टिव है। जी। रही बात डाइट की और स्मोकिंग की, देखिए ये ऑब्जर्वेशन स्टडी है। हम जो बोल रहे हैं कि जो शाकाहारी हैं और जो स्मोकर्स हैं उसमें सेरो पॉजिटिविटी कम है, तो इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उनका कोरोना वायरस कम हुआ है, वायरल इन्फेक्शन कम हुआ है। दूसरी हो सकती है जो वायरस अटैक हुआ बट उसके बाद एंटीबॉडी चली गई, अभी इसलिए नहीं मिल रहा है। और तीसरा हो सकता है कि इनका एंटीबॉडी हुआ ही नहीं कभी। पर दुनिया में और भी बहुत सारे स्टडी किए हैं, बट वो सब हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी थे, जहां पे देखे गए हैं कि स्मोकर्स को कोविड इन्फेक्शन भी कम होते हैं। पर हम अपने स्टडी से सिर्फ बोल रहे हैं कि ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसको लेके फोकस्ड शोध होना चाहिए। इसका ये सही है मैकेनिज्म क्या है इसको जानने के लिए। जी, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता यहाँ पर दी। डॉक्टर राजेश, आप लगातार एम्स में देख रहे हैं कि किस तरह के मामले आपके सामने आ रहे हैं। ये जो स्टडी सामने आई है, इससे आपको किस तरह की मदद मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात सामने आई है, स्मोकर्स की बात सामने आई है, जो वेजिटेरियंस हैं उनकी बात सामने आई है यहाँ पर कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो जल्दी संक्रमित हो सकते हैं, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो देर से संक्रमित हो सकते हैं।
अदिति बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में पहली बार ऐसी स्टडी आई है और बड़े साइज की स्टडी है। हालांकि मैं इसमें हर एक चीज से सहमत या उसका जो निष्कर्ष है उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन इसमें जो अच्छी चीजें मुझे लगी उसमें ये लगा कि जैसे शुरू में हम ये सोचते थे कि जिनको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है उनको शायद एंटीबॉडी अच्छे से नहीं बनती है या उनका प्लाज्मा यूज नहीं हो सकता है। शायद हम हमेशा ये देखते थे कि जिनको बहुत सिवियर इन्फेक्शन, ज्यादा एंटीबॉडी बनी है, उनका ही जो प्लाज्मा है वो यूज किया जा सकता है। तो एक अच्छी बात ये निकल के आई कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी है वो भी अच्छी एंटीबॉडी रिस्पांस देते हैं और वो स्टेबल भी रहती है। तो एक बहुत अच्छी स्टडी है। सिगरेट स्मोकिंग, यह शायद ये अगेन बड़ा मुश्किल है इस पे ये निष्कर्ष निकालना। मैं लोगों को ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सोचे कि सिगरेट पीने से वो सुरक्षित हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई है जिन्होंने ये कहा है कि डैमेज भी ज्यादा होता है, निमोनिया भी ज्यादा सीवियर होता है और ज्यादा रिस्क होता है। और ना सिर्फ ये, उन्होंने ये भी दिखाया कि सिगरेट पीने वालों के लंग्स में वो ACE2 एंजाइम जो है उसकी एक्सप्रेशन ज्यादा होती है जो कि संक्रमण में मददगार होती है। तो इसलिए उसमें ये जो लॉजिक है कि शायद स्मोकर्स में वो कम एंटीबॉडी बनती हैं या वो डिसअपियर हो गई है या उनकी इम्यून रिस्पॉन्स इतनी अच्छी नहीं है, शायद वो भी एक संभव कारण हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हमें मालूम है शुरू में जब ये संक्रमण शुरू हुआ था तब हमारे बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते थे और अलग अलग अस्पतालों में काम करके शिफ्ट करते थे, तो हमने देखा कि वहां पे रहन सहन की कंडीशंस ऐसी हैं, ओवर क्राउडिंग है, तो उनमें ज्यादा संक्रमण होना, दोबारा एक बार फिर मैं कहूंगा कि कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन साइंस में अचंभे की बातें जो हमें मालूम भी है उसको भी एस्टैब्लिश करना, प्रूव करना बहुत जरूरी है, जो कि इस स्टडी से हुआ है। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा जो लोग, अब हमें मालूम है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते रहे हैं, जैसे ये बात हुई कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो लोग थे उनको कम हुआ, वो एक लॉजिकल बात है, लेकिन अगेन उसको प्रूव करना बहुत ही यूजफुल रहा है ताकि लोगों को ये मैसेज फिर जाए कि जिन्होंने ये सब प्रिकॉशन ली थी उनको फायदा हुआ और जो ये रिस्क फैक्टर पे एक्सपोज हुए उनको इन्फेक्शन हुई। बिल्कुल डॉक्टर शांतनु, यहाँ पर एंटीबॉडीज को लेकर जो भी बात सामने आई है, जब हम अब वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हो चुका है, क्या ये जो एंटीबॉडीज वाली स्टडी आपके सामने आई है, क्योंकि 3 महीने के बाद भी आप लोगों ने देखा, 6 महीने के बाद भी आप लोगों ने देखा, क्या वैक्सीनेशन के वक्त ये कुछ मददगार साबित होगी? जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर एंटीबॉडी है लेकिन कोई सिम्टम नहीं रहे और उसके बाद 6 महीने तक वो देखे जा रहे हैं एंटीबॉडीज, तो क्या वैक्सीनेशन का ज्यादा फायदा होगा, कम फायदा होगा, या किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, जब पब्लिक वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी होता है तो बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है। अगर ये मेरा लैब में स्टडी होता, फोकस स्टडी होता, तो जिसका एंटीबॉडी है उसके लिए वैक्सीनेशन देने का जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट राउंड में प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, बट जब ये आम आदमी पब्लिक स्केल में दिया जाता है, इतना कुछ सोच नहीं पाते हैं, तो वो करने के लिए ज्यादा खर्च है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से सबको दे देना चाहिए पहले, पर हम लोग ये भी अभी शुरू किए शोध करने के लिए जिनका ऑलरेडी एंटीबॉडी था, वैक्सीन देने के बाद उसका क्या हो रहा है, और जिनका नहीं था वो कितना जल्दी वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी आ रहा है। तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से ये टेस्ट करके फिर देना, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये फिजिबल भी नहीं है। बट नॉर्मली जिसका ऑलरेडी एंटीबॉडी हो चुका है, साधारणतः वो प्रोटेक्टेड है एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पर 10,000 लोगों पर ये सर्वे हुआ, 10% लोग जो है उनमें सामने आए। ये जो ब्लड ग्रुप की बात जो सामने आई है, इसमें क्या आपके सामने भी ऐसी कोई चीज देखने को मिली? क्योंकि आपने कई मामले देखे हैं इतने महीनों में कोविड के, और लोगों के प्लाज्मा थेरेपी का भी इस्तेमाल जो है वो कई लोगों पर किया गया। क्या ब्लड ग्रुप से जुड़ी जानकारी कहीं आपकी जो अब तक का अनुभव है उससे कहीं मेल खाती हुई दिख रही है? इसमें अभी जो है डेटा एनालिसिस इतना हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं हुआ है, अभी वो पब्लिकेशन के लिए रेडी। लेकिन ओ ग्रुप प्रोटेक्टिव है, ये तो पूरे विश्व में एस्टैब्लिश्ड है कि ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टिव है। बाकी स्टडी जो वर्ल्ड में हुई है उन्होंने ये जरूर दिखाया है कि कुछ में ये कहा कि ए ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सब चीजें जो है ना देश में अंतर है इनमें। तो ये जरूरी नहीं कि अगर विदेश में ए ग्रुप जो है वो ज्यादा संक्रमण के लिए रिस्क था,
वो भारत में भी होगा, हमारे यहाँ अगर ए भी आया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि ओ ग्रुप जो है प्रोटेक्टिव पूरे वर्ल्ड में आया है, और ये कहीं ना कहीं जानकारी मेल खाती है जो पूरे विश्व में भी रिसर्च हुई है और जो भारत में भी ये रिसर्च निकल के आई है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप दोनों का। भले ही वो लोग जो ओ पॉजिटिव या ए ग्रुप वाले हैं या ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो थोड़े खुश हो सकते हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं वो खुश हो सकते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि हम खतरे जानते हैं इस बीमारी के, हमने देखा है इतने लंबे वक्त तक कि क्या क्या लोगों ने झेला है, तो हमें सावधानियां बरतना नहीं छोड़ना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होंगे जो उनके जवाब देंगे। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ये नंबर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं 9560931110। इस नंबर पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। तो इस हिस्से में हम आपके सवाल लेते हैं दर्शकों के और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि शेखर झा, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल भोपाल से पूछेंगी एकता। मेरा नाम एकता है, मैं भोपाल से हूँ। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे जैसे लोग जो कंजेनाइटल हार्ट पेशेंट्स हैं, मुझे स्किन डिसीज भी है, मुझे सोराइसिस है, मुझे वैक्सीनेशन को लेकर क्या करना है? क्या मुझे कोई एलर्जी टेस्ट कराना पड़ेगा या कोई रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, या मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह वैक्सीनेशन ले सकती हूँ? जी डॉक्टर। वैक्सीन जैसे आपको कोई पहले जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी पॉपुलेशन में वैक्सीन लगवाने से पहले एलर्जी टेस्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिनमें अगर कोविड हुआ तो कॉम्प्लिकेट होने के चांस ज्यादा है, तो आपको वैक्सीन हमेशा पे लगवानी चाहिए। जी, दूसरा सवाल मुंबई से पूछेंगे अरुण। नमस्कार, मैं अरुण मुंबई से। मुझे ये जानना था कि अगर किसी को, मेरी फैमिली में किसी को कोविड हो जाता है तो उसके ठीक होने के बाद और ये वैक्सीनेशन लेने में कितने दिन का गैप होना चाहिए? जनरली अगर आपको कोविड एक्टिव भी है तो भी वैक्सीन लेने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर हम उस टाइम वैक्सीन इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि आप दूसरों को इन्फेक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। जी, तो कुछ तकनीकी खराबी आई डॉक्टर साहब से हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन वो जो अब तक सरकार की तरफ से निकलकर सामने आया है कि 4 हफ्तों का कम से कम इंतजार जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ है तो उसके ठीक होने के बाद 4 हफ्ते बीत जाएं, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कुछ और वक्त भी बीत जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप वैक्सीनेशन लगवाएं उससे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन अगर लग जाता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी इस वायरस से लड़ने के लिए, और आप कोरोना से बच जाएंगे। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।